आइए प्रश्न का जवाब दीजिए और बहुत सारी चीजें साथ में सीख कर जाइए। कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है ये भी एक बार मुझे बता देना कि हाँ जी मैडम ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलो बोलो नमस्कारम जी, नमस्कारम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए हाँ जी, तो शुरू करें, बता दो, देखिए फटाफट से शुरू कर दें क्या। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कौन सी ह्यूमन डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होती है। अब बैक्टीरिया के कारण होने वाली ह्यूमन डिजीज की बात करें, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इस हेपेटाइटिस से इंसान का लीवर खराब होता है। हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखना, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है और इसी कारण से ये सबसे ज्यादा घातक जो है वो माना जाता है। खसरा जिसे मोरबीली के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, मीजल्स के नाम से जाना जाता है और मोरबीली वायरस के कारण जो है वो आपका खसरा होता है। 9 साल तक का बच्चा है अगर, तो अगर उसको खसरे का टीका नहीं लगा है तो लगाया जा सकता है। अब बच्चा 9 साल से बड़ा हो जाएगा, 9-10 साल से बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको जाकर खसरे का टीका नहीं लगाया जा सकता है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात कर रहे हैं टाइफाइड पोलियो, पहले देख लेती हूँ। पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो पे जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने, तो आपको ध्यान रखना है साबिन और साल्क नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो पोलियो के बारे में डिस्कवरी की। OPV जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है ना। एक तो वो वैक्सीन है और दूसरी जो वैक्सीन है उसे IPV के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको इनके अंदर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है टाइफाइड जो है उसका टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि टाइफाइड का कौन सा टेस्ट होता है। आपको ध्यान रखना है विडॉल टेस्ट होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है भाई, बैक्टीरिया के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा होता है। हालांकि टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम शायद सबको पता होगा, साल्मोनेला टाइफी, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि यह पूछा गया कि किस साइज का होता है। तो आपको ध्यान रखना यह बैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब मुझे कौन बताएगा कि बैसिलस वाले बैक्टीरिया कौन से प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बताओ। देखिए फटाफट से, GD के लिए नहीं पढ़ाई तो यहाँ पढ़ लो, बात तो एक ही है ना। जरूरी थोड़ा है कि नाम अगर लिखा है तो आप साइंस नहीं पढ़ोगे, डेफिनेटली पढ़ सकते हो। GD के लिए नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, यहाँ तक हो जाएगा है ना, इससे भी हो जाएगा। बैसिलस का मतलब है छड़ाकार, ध्यान रखना छड़ाकार बैक्टीरिया होता है। किसके कारण स्प्रेड होता है, हाउस फ्लाई के कारण स्प्रेड होता है। क्या आपको इफेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आएगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पानी जरा मोती जरा के नाम से जाना जाता है और एक बार सारे बच्चे कह देंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई है। ये सब चीजें आपको टाइफाइड के लिए ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। हम कोशिश बार बार यही कर रहे हैं कि फोकस क्लास में करो, खूब सारी चीजें जो बता रही हूँ साथ में उनको भी पढ़ते चले जाओ। अगला प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, मायोपिया। अच्छा, एक दिन परसों की बात है शायद, जब मायोपिया के बारे में बता रही थी तो मैंने गलती से शायद ये बोल दिया होगा कि मायोपिया में पास का साफ नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसा होता है ना इंसान के साथ कि बोलना कुछ चाह रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और शायद बोल कुछ देता है। तो भाई देख लिया करो थोड़ा, ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मायोपिया को हिंदी में कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपको इसमें दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। और मैंने तो बहुत बार इस बारे में जिक्र किया है कि मुझे भी मायोपिया है, यानी कि मुझे भी दूर का साफ नहीं दिखाई देता। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी दृष्टि को सुधारने के लिए बाइफोकल लेंस का क्यों यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल का क्यों यूज करेंगे, अवतल लेंस में हमेशा ध्यान रखना कि इमेज हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है ना, सीधी होती है। ये सारी चीजें इज इट क्लियर, कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो आपस में बातें नहीं करेंगे, अभी कह रही हूँ, फिर दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है ना। चलिए ओके, आ गई चीज समझ में। सो हियर वी कैन से कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ब्रायोफाइटा से संबंधित है। अब ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, ये ब्रायोफाइटा आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर कहाँ जड़ है, हल्का हल्का जड़, हल्का हल्का तना और हल्का हल्का पत्ती बनने लगा है। ब्रायोफाइटा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जल पर भी रहता है, यह पानी में भी रहता है और यह सरफेस पर भी रहता है। तो जल और थल दोनों पे रहने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस। क्या कहते हैं, उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट जो है वो आप लोगों का कौन कहा जाएगा, यही ब्रायोफाइटा कहा जाता है।
बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा से संबंधित है ना, क्लेफोडोरा, मार्सिलिया, मार्शेशिया या फिर देवदार। देवदार के तो पेड़ होते हैं ये बड़े 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 बड़े, देखा है तुम लोगों ने देवदार के पेड़? तो भाई वो तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हम तो कह रहे हैं जल और थल दोनों पे पाया जा रहा है। आपने मॉसेस सुना है? मॉसेस है, आप लोगों ने लीवरवर्ट सुना होगा, आप लोगों ने हॉर्नवर्ट सुना होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ब्रायोफाइटा के हैं। मार्केशिया, मार्केशिया जो है ना, आप लोग शायद सी आंसर कर रहे हो, सी नहीं बी आंसर होगा मार्केशिया, है ना। मार्केशिया जो है वो आप लोगों का किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। लीवरवर्ट किसका एग्जाम्पल है? मेरे साथ लिखो, मॉसेस, ये मास नहीं है, ये मॉसेस है। मॉस हो गए, लीवरवर्ट्स हो गए, हॉर्नवर्ट्स हो गए, है ना। इसके अलावा मार्केशिया हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके ब्रायोफाइटा के होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स होते हैं। एक और चीज, छोटी सी चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ब्रायोफाइटा के अंदर संवहनीय उत्तक यानी कि वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। ध्यान रखना, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। ध्यान रखना कि जाइलम फ्लोएम आपके किसके अंदर नहीं होंगे? ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होंगे। ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होंगे क्योंकि ब्रायोफाइटा डेवलपिंग प्लांट नहीं है। समझ में आ रही है? तो जाइलम फ्लोएम टेरिडोफाइट से बनना चालू होते हैं। टेरिडोफाइट्स का मतलब है वो पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती अच्छे से डेवलप हो गया है। समझ में आ गई बात? और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन है ब्रायोफाइटा में, कौन है ना। ब्रायोफाइटा में सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, ब्रायोफाइटा में सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, लेकिन ब्रायोफाइटा में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो नहीं होंगे। थैलोफाइटा जो शैवाल वाला वर्ग है उसमें भी नहीं होंगे। ये वाली चीजें भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, हम कह रहे हैं कि अरीयजीविया इनवर्टिब्रेट्स जो है वो में शामिल नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके अंदर शामिल कौन है ना? शामिल नहीं है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो मोलस्का के अंदर सॉफ्ट स्किन वाले जानवर है, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी क्यों पाई जाएगी? ऑक्टोपस के अंदर रीढ़ की हड्डी क्यों पाई जाएगी? इंसेक्ट्स में रीढ़ की हड्डी क्यों पाई जाएगी? फिर हम रेप्टाइल्स यहाँ पर आंसर कर देंगे। फिर हम क्यों करेंगे? रेप्टाइल्स में आंसर कर देंगे। आ गए भाई रिश्तेदार, आ गए, कुछ कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं मेरे कभी कभी, है ना। अंदर से आज का साइंस क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, बोलो देखिए फटाफट से, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? रेप्टाइल्स में देखो सांप आएगा, टर्टल आएगा, क्रोकोडाइल आएगा। मगरमच्छ के दिल के कितने छेद हैं? तुम्हारे दिल के कितने छेद हैं? 4, है ना। और कुछ कुछ जानवरों के दिल में 3 छेद होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन रेप्टाइल जो होते हैं उनके अंदर 3 होते हैं। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है ना, बेचारे का दिल इतना टूटा हुआ है ना, इसके दिल के 4 चैम्बर हैं, बिल्कुल किसकी तरह? हमारी तरह। समझ आया? तो ये भी ध्यान रखना, है ना। सैलमन हो गया, या फिर आपका कोमांडो ड्रैगन हो गया, ठीक है, या फिर आप लोगों का स्नैक हो गया, लिजार्ड्स हो गई हैं, डायनासोर्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये डायनासोर्स बच्चे पैदा करते हैं कि अंडे देते हैं? ओविपोरस होते हैं कि विविपेरस होते हैं? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ये सब के सब अंडे देते हैं, ये सब के सब अंडे देते हैं, ये सब के सब अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब प्रश्न आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमल्स, है ना। एनिमल, एनिमेलिया, एनिमेलिया जो होता है वो जानवरों वाला है किंगडम, है ना। और इसके अंदर आपके पास 2 प्रकार के आते हैं, इनकॉर्डेटा आते हैं, या फिर इन रीढ़ की हड्डी नहीं वाले, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब आप लोगों से यहाँ पे बोला है मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पीपीएंस या फिर कोकोनोजोआ। तो यहाँ पर देखो आपको ध्यान रखने, पूछा ये जा रहा है कि एनिमेलिया में कौन आ रहा है। तो मेटाजोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो है वो आपका एनिमेलिया रहेगा, ठीक है। अब देखो एनिमेलिया में कौन कौन आते हैं? जो रीढ़ की हड्डी नहीं है वो कौन कौन से हैं भाई? रीढ़ की हड्डी नहीं है, पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना। इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज हो गया, इकाइनोडर्मिटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, मोलस्का हो गया, है ना। ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हो गए। और वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर रेप्टाइल्स हो गया आपका, एम्फीबियंस हो गए आपके, है ना, फिशेज मछलियों वाला वर्ग हो गया, मैमल्स हो गए हैं, है ना, यानी कि हम सारे के सारे एनिमेलिया के अंदर ही आते हैं। कहो देखिए बात समझ में आई
कि नहीं आई, मैसेज कर दो फटाफट से। चलिए, तो ये सारे जानवर आपके मेटाजोआ में आते हैं और किसके अंदर आते हैं, एनिमेलिया के अंदर आते हैं। अभी जो मैंने एनिमेलिया किंगडम के फाइलम्स बोले, इनमें से आपको किसी भी एक किंगडम के बारे में पता है? अच्छा, मैं मोलस्का की बात कर रही हूँ। मोलस्का के अंदर कौन आते हैं, मोलस्का के अंदर कौन से जानवर आते हैं? देखिए कौन बताएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोलस्का की। तो मोलस्का के अंदर कौन से जानवर आते हैं भाई, देखिए बताओ, मोलस्का के अंदर कौन से जानवर आते हैं? ये सब हम ना पढ़े जो है, आप लोग पढ़े नहीं है कभी मोलस्का, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी, है ना। अभी जैसे ही एग्जाम का कुछ आइडिया होगा उस टाइम पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो आगे देखिए फटाफट से। संजू गलत बात है ना ये तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, मोलस्का के अंदर आती है सारी की ये मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ऑर्थोपोडा। कौन सा है पहला लार्जेस्ट, ऑर्थोपोडा, जिसके अंदर आपके सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं। उसके बाद में मोलस्का आते हैं सॉफ्ट स्किन वाले। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क को संदेश भेजता है, और संदेश भेजने का काम पसलियां क्यों करेंगी? बट हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन आर रिब्स केस? तो वी हैव 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन आर रिब्स केस, जो कि पेयर में पाई जाती हैं, जो कि किस में पाई जाती हैं बच्चे, जोड़े में पाई जाती हैं, और जोड़े में है तो 12 होगी, ठीक है। 1 से लेके 7 जोड़ा, यानी कि 14 जो आपके पास रिब्स है उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स, जो 1 से लेके 7 होती हैं। फिर आती है आपके पास में फॉल्स रिब्स, जो 8वीं 9वीं और 10वीं होती हैं। और फिर आती है आपके पास में फ्लोटिंग रिब्स, जो कि आपकी 11वीं और 12वीं होती है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। थम्स अप करो। आप कह, अरे बाबा मैंने रीढ़ की हड्डी बस एग्जाम्पल में बताया है, रीढ़ की हड्डी आंसर नहीं हो गया। हार्ट आपकी क्रियाओं को नहीं देख रहा है, मसल्स होगी कि स्पाइनल कॉर्ड होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के अंदर कौन आता है? सीएनएस के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी आती है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन योर स्पाइनल कॉर्ड? वी हैव 26 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। हाउ मेनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन योर स्पाइनल कॉर्ड? वी हैव 33 वर्टिब्रास आर प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स? अगर आपसे नर्व्स पूछ ले तो कितनी करोगे? फिर स्पाइनल नर्व आप 31 करोगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये रीढ़ की हड्डी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्टिब्रा का मतलब है सेगमेंटेड, है ना। क्या बोल रही हूँ, सेगमेंट कितने हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर? 33 सेगमेंट है, 26 हड्डियां हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है ना। सीएनएस के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, न्यूरॉन आता है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। कह दो, देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पर मैं देख पा रही हूं कि भाई हार्ट के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं, देखिए बताओ। हार्ट के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं, देखिए बताओ। हार्ट के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं, बताओ बताओ फटाफट से। नीरज कुमार शाह। तो नीरज कुमार शाह आप काहे नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हमें बताइए तनिक। है नया बच्चा कौन है? देखिए आज कितने बच्चे नए हैं कि मैडम हम तो पहली बार ही आए क्लास में, हम तो क्लास ही आपकी पहली बार देख रहे हैं। ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, और हैं तो देखिए मैसेज करो, और हैं तो डेली आ जाना। डेली दोपहर 2 बजे ये साइंस का सेगमेंट होता है जहां पर हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। What is the following of a मेटेलॉइड? मेटेलॉइड की बात कर रहे हैं। मेटेलॉइड जिसे उपधातु कहते हैं, जो धातु की तरह भी बिहेव करती है और अधातु की तरह भी बिहेव करती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर दे दोगे तो धातु बन जाएगी, टेम्परेचर हटा लोगे तो अधातु की तरह काम करेगी। हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 मेटेलॉइड होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 7 मेटेलॉइड होती है। कितनी होती है? 7 मेटेलॉइड होती हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम 14th ग्रुप में आती हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम, सीसा लेड है और लेड तो मेटल की तरह काम करता है, ब्रोमीन तो नॉन मेटल की तरह काम करती है, और ऑरम जो है वो तो आप लोगों का मेटल है। बोलो देखिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सीसा व्हाट वी कैन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डेली दोपहर 2 बजे हम ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। इस बार हमें 25 में से 25 नंबर चाहिए और उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ममराज गलत बात नहीं।
अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिग बैंग थियरी जो है वो किसने दी थी? बिग बैंग थियरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दी थी। थॉमसन गोल्ड नहीं भाई। एलन सुडेन नहीं भाई। अल-बिरूनी नहीं भाई। जॉर्ज लेमैत्रे। किसको पता है कि बिग बैंग थियरी क्या बताता है? बिग बैंग थियरी बताता है कि कैसे जीवन का प्रारंभ हुआ, कैसे जीव निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी के अंदर काफी सारी चीजें बनी। तो शुरुआत कहाँ से हुई जीवन की, वो बताती है बिग बैंग थियरी। क्या मैं सही हूं क्या? जरा बताओ एक बार सारे के सारे बच्चे। जलेबी बाई बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है, पर तुम्हारा रियल नाम से आओ तुम। ये नाम बदल बदल के जो लोग आते हैं अपने को तो नहीं समझ में आती भाई। ठीक है, तो जॉर्ज लेमात्रे ने बताया बिग बैंग थियरी के बारे में, है ना। ब्रह्मांड में हुआ एक भयंकर विस्फोट और वहीं से शुरू हुआ जीवन का प्रारंभ। समझ आया? तो हम ये कह रहे हैं एक निश्चित समय पर विस्फोट शुरू हुआ और यही वजह बनता है जीवन के प्रारंभ की। आज सुबह 10 बजे, हर सुबह 10 बजे हम ALP का सेशन लेते हैं, है ना, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की अभी भर्ती निकली है 11,127 पदों पर। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई भी ITI डिप्लोमा है, ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप डेफिनेटली ALP में एनरोल कर सकते हैं। 60 से 80 हजार की सैलरी आपको इन हैंड मिलती है ना। तो भाई उसके लिए जरूर सुबह 10 बजे के लिए क्लास देख सकते हैं आप। SI मात्रक वहां पढ़ाया था आज ही कि न्यूटन जो थे उन्होंने बल के बारे में बताया था, है ना। डाइन जो है वो बल की ही CGS इकाई होती है। पास्कल तो प्रेशर की होती है, बोलो हाँ या ना। पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की होती है। पास्कल किसकी होती है बेटा? प्रेशर की होती है। प्रेशर माने दाब की होती है। अब सुनो मेरी बात, आप लोगों को बोले कि भाई फोर्स के लिए फॉर्मूला, तो आप बोलोगे F = ma। आपको पता है कि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि इसके लिए आप kg लिख सकते हो और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। कहो कि मैडम बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब ये जो आप कहते हो ना कि न्यूटन भाई साहब बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, एप्पल आकर गिरा, यार तुम सोचो वो इंसान इतना बड़ा हो गया है, उन्होंने एप्पल क्या पहली बार गिरते हुए कोई चीज देखी होगी? तो देखो ये सब कहानियां हैं, ये सब जो है कहानियां हैं जो फैलती फैलती तुम्हारे तक जब पहुंची या हमारे तक जब पहुंची तो इनके रूप बदल गए। वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं थी। इस चीज का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। समझ आया? ये kg मीटर सेकंड इनवर्स जो आया वो कितने लोगों को समझ आया? मुझे ये बताओ, ये बात जो आई वो कितने लोगों को समझ आई कि हाँ जी मैडम समझ आ गया कि ये kg मीटर सेकंड इनवर्स कैसे आ रहा है? बता दो एक बार फटाफट से कि हाँ जी मैडम समझ में आ गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। एक बार थम्स अप, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है भाई? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोशिका की खोज। आओ आज सारी चीजों के बारे में बताती हूँ। रुडोल्फ विर्चॉफ ने एक नियम दिया था, उस नियम का नाम था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है ओमनी यानी कि पुरानी, सेल्यूला का मतलब सेल, ई का मतलब से और सेल्यूला का मतलब सेल। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है और ये बात कौन बता रहे थे? रुडोल्फ विर्चॉफ बता रहे थे। सेल थियरी कितने लोगों को पता है? सेल थियरी, सेल थियरी के अंदर भी इनका ये वाला नाम जो है वो, ये वाला जो पॉइंट है कि भाई पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है, मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। सेल थियरी में ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए सेल थियरी के 3 साइंटिस्ट हमको ध्यान रखने होते हैं। सेल थियरी के 3 साइंटिस्ट कौन से हैं? स्लाइडेन है, बोलो हाँ या ना। स्वान है, बोलो हाँ या ना। और तीसरा साइंटिस्ट याद रखना है विर्चॉफ, क्योंकि विर्चॉफ के या रूल सेल थियरी कोशिका सिद्धांत के अंदर मेंशन है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम मुझे कौन बताएगा कि रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या था? ये प्रश्न पूछा जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बेटा? माइक्रोग्राफिया। ये प्रश्न पूछा जाएगा। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। कोई तुमसे पूछे कि माइक्रोग्राफिया में क्या लिखा हुआ है
तो माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में लिखा हुआ है, कोशिका कैसी दिखती है, कोशिका में क्या होता है। मृत कोशिका की इन्होंने डिस्कवरी की थी और 1665 के अंदर की थी। स्लाइडेन और स्वान तुम्हें पता ही है कि ये किसके अंदर आते हैं, सेल थ्योरी के अंदर आते हैं, कोशिका सिद्धांत के अंदर आते हैं। और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई। हाय रब्बा, तुम सी क्यों आंसर कर रहे हो? कोशिका की खोज के बारे में बोला था, तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की है ना, स्लाइडेन स्वान ने तो सेल थियरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था। कैसी बातें करते हो भाई, गलत बात है ना बिल्कुल। चलो, तो ये वाली चीज जो भी मैंने बताई वो सब इसके अंदर मेंशन है। अगला प्रश्न आपसे देखते हैं कि केल्विन स्केल पर पानी का जमाव बिंदु जिसे आप मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हो, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हो। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जमना। जब कोई द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप जो है वो क्या कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो। पानी के अंदर पानी जब जम रहा है तो पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई आपसे पूछा जाए अगर कि पानी कितने डिग्री पर, तो हमने कहा पानी 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में तो 0 डिग्री है, तो सेल्सियस की स्केल जहां 0 से चालू होती है, केल्विन की स्केल वहां पर 273 से चालू होती है। केल्विन की स्केल 273 से चालू होती है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबलने वाला पॉइंट, यानी कि कोई द्रव जो है जब गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, और जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो 0 डिग्री पर अगर 273 केल्विन होता है तो फिर 100 डिग्री पर कितना होगा, 373। तो अगर केल्विन में पूछे तो 373 बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा हुआ होगा। और बात समझ आई तो कह दो कि मैडम, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों ही चीजें ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन में जब बर्फ बनती है, जब वाटर में बर्फ बनती है, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये आसान सा बंद होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लगते ही जो है वो टूट जाता है। तो इसीलिए तो बर्फ जो है वो थोड़े से टेम्परेचर लगते ही क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। बोलो, देखिए बात समझ में आई? चलो जी चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है विदया, ये प्रश्न देखो और जवाब दो। हाँ जी, हेपेटाइटिस ए, बताओ। क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। और ये देखो, ये जो 470 दोस्त हैं हमारे यहाँ पर लोग हैं, ये एक बार सेशन शेयर करेंगे और फटाफट से अपने 500 बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे। चलिए बताइए कि व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर। पर मैं देख रही हूँ सेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, शेफाली कह रही है सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं आया समझ में। देखिए कितने लोगों को समझ नहीं आया, बताओ। और क्या समझ नहीं आया ये भी बताएंगे, है ना। हाय रब्बा, इतना सब कुछ कैसे दिमाग में रख लेते हो मैम आप। देखो, करत अभ्यास के जड़मत होए सुजात रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास ही एकमात्र एक ऐसा कारण है जिससे एक रस्सी ने पत्थर पे भी निशान कर दिए। तो फिर तो ये तो हमारा दिमाग है, वो तो काम ही पढ़ने के लिए हुआ है। तो भाई हो जाएगा, पर अगर अभ्यास करोगे तो, बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में बताया था ना अभी कि हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस के कारण ही होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। वायरस नॉन सेल्यूलर है। बार बार प्रश्न पूछा जाएगा कि वायरस कैसा है, आपको ध्यान रखना है, वायरस नॉन सेल्यूलर है। क्या है बच्चे, नॉन सेल्यूलर है, कोशिकीय नहीं है। ना इसमें कोशिका पाई जाती, ना इसमें एक कोशिका पाई जाती, ना इसमें बहु कोशिका पाई जाती। मैंने बताया था ना कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मैंने बताया था इसकी वैक्सीन से आप इसे रोक सकते हो, लेकिन हेपेटाइटिस सी के अंदर वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन ही नहीं बनी हुई है, और वैक्सीन नहीं बनी हुई है इसलिए फिर वो हेपेटाइटिस से थोड़ा मुश्किल, थोड़ा खतरनाक होता है ना। और इससे तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। अपने लीवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इकलौता लीवर है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी को प्योर बनाता है। तो ये कुछ चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बताइए अगला प्रश्न देखिए कि क्या आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भौतिकी की वह शाखा जो स्थिर द्रव के गुणों का अध्ययन करती है, स्थिर द्रव के गुणों का अध्ययन करती है। बताइए, देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो भाई देखो, स्थिर द्रव बोला है ना यहाँ पर, द्रव, तो द्रव का मतलब लिक्विड है।
तो प्रकाशिकी तो ऑप्टिक्स हो गया, जिसमें लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट की जो है वो द्रव से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हीट और एनर्जी के ट्रैवल के बारे में बात की जाती है, तो वहां पर लिक्विड का कोई रोल नहीं है। तो हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका रहेगा स्थिर द्रव्य विज्ञान। सो हियर वी कैन से what will be the very right answer? We can say guys then C will be the very right answer. थर्मोडायनामिक्स के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है रेडिएशन, एक होता है रेडिएशन उष्मा, रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से ट्रेवल करती है उष्मा। कंडक्शन यानी कि हम कह रहे हैं कि चालन के माध्यम से ट्रेवल करती है। और उष्मा कन्वेंशन यानी कि संवहन के माध्यम से ट्रेवल करती है। अगर द्रव में उष्मा ट्रेवल कर रही है तो संवहन के माध्यम से होगी, अगर ठोस में उष्मा ट्रेवल कर रही है तो फिर कंडक्शन के माध्यम से होगी, और अगर निर्वात में उष्मा ट्रेवल कर रही है तो रेडिएशन के माध्यम से होगी। ये तीनों ही चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, और कह दो कि मैडम किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो भाई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बिल्कुल अवेयर रहें, परिपक्व रहें। एग्जाम का कभी भी डेट आ जाएगी, मैं बता रही हूँ तुमको। मैंने बार बार एनटीपीसी के लिए बोला था कि किसी भी वक्त डेट आ जाएगी और एग्जाम हो जाएगा, नहीं माने थे बच्चे मेरी बात। ग्रुप डी के लिए फिर कह रही हूँ, यही समय है पढ़ने का। आप एग्जाम डेट का इंतजार मत करना, मत करना, मत करना। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा जावा, जावा के लिए को जो है वो किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? तो क्या पॉल एलन ने किया था, गॉसलिंग ने किया था, सिमोनी ने किया था, या फिर हॉटसन ने किया था? आई थिंक जावा के लिए तो पता होगा कि गॉसलिंग नाम के साइंटिस्ट थे। 1990 के दशक की बात थी और इन्होंने एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट की थी, और वो गॉसलिंग ने की थी, है ना, जेम्स गॉसलिंग ने की थी। ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का पीएच, आपका शरीर का पीएच इतना आपको पता है ना, तो बहुत ज्यादा अम्लीय है ना बहुत ज्यादा क्षारीय है। ये 4 पीएच जो बना रहा है ये तो आपका एसिडिक, इतना एसिड तो नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, है ना। फिर आपका बोला है कि भाई 5 से 6, और फिर आपका बोला है 3-2 जो है वो बेसिकली 4.5, ये तो आपका बहुत ज्यादा क्षारीय बता रहा है। फिर यहाँ पर तो इतना क्षारीय भी नहीं होता, ये आपका अम्लीय बता रहा है ना। 6.5 पॉइंट समथिंग बता रहा है, तो 5 पॉइंट समथिंग तो इज लाइक मैं ये कहूँ अगर, तो थोड़ा तो जो है वो बेसिकली क्या है, अम्लीय है ही। तो ये 7 के बिल्कुल नजदीक होगा, 7.3 to 7.4। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये डिपेंड करेगा इंसान के रहन सहन, खान पान, इन्वायरमेंट, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत सारी चीजों पे भी निर्भर कर देता है। अगला प्रश्न बताइए, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है और वाकई में बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर देंगे। फूल के अंदर पिस्टल्स, जो पिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलो बता दो। ये फूल का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर है ना, सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है और आप लोगों से बोला है पिस्टल। तो पिस्टल जो है वो फूल का कौन सा वाला भाग होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि पिस्टल के अंदर जो है वो आपकी सारी ही चीजें आ रही हैं, चाहे वो आपका स्टिग्मा हो, चाहे वो आपका स्टाइल हो, या फिर वो आप लोगों का ओवरी हो। और ओवरी आते ही तो शायद मुझे लगता है कि हर बच्चा आंसर कर सकता है। कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई, बोलो देखिए फटाफट से। अब ओवरी आते ही तो हर बच्चा जान, अरे भैया बाइसेक्सुअल क्यों होगा, हाँ यूनिसेल्युलर क्यों होगा, ओवरी आ गई तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। पिस्टल के अंदर ओवरी भी आ रही है, स्टाइल भी आ रही है और स्टिग्मा भी आ रहे हैं, और यह एक्चुअली पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर कह रही हूँ पुरुष जनांग नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पुंकेसर स्टेमन होते, है ना, तो वो हम कहते हैं कि भैया किसका पार्ट है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सारे बच्चे पलट गए, है ना। तो स्टीमन होता अगर, देखो सुनो मेरी बात, ये आपका पिस्टल है, यहाँ पर मैंने विथ डायग्राम भी दिखाया, ओवरी आ रही है तो डेफिनेटली आप लोगों का जो है ये ओवरी हो गई। यहाँ से आगे की तरफ बात करते तो स्टिल, और ये आपके स्टिग्मा। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये सारे पार्ट जो है वो आपका पिस्टल वाला भाग होता है, और पिस्टल एक प्रकार का, ओवरी आते ही समझ जाना था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। स्टिमन के अंदर आपके पास में एंथर आते हैं, फिलामेंट आते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पुंकेसर होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के जो है वो तो मेल वाले पार्ट हो गए।
तो ये वाली चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता, अगर तार है ना, चलो शेयर करो फटाफट से सेशन को। भाई इतने कम बच्चे, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। पतली पतली देखो, धातु जो होती है उसके काफी सारे अच्छे अच्छे नेचर हैं, धातु के काफी सारे अच्छे अच्छे नेचर हैं। धातु का अच्छा अच्छा नेचर क्या हो सकता है, यहाँ आप लोगों को देखना है कि वो पतले तार में डिवाइड हो जाती हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। वो घुल जाती है, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। धातु घुल सकती है क्या, मुश्किल है, डिपेंड करेगा कि किसके अंदर। तो पतले तारों को बना रहे हैं तो डक्टिलिटी कह देंगे। अगर शीट चादर बनानी होती पीट पीट कर धातु की, तो हम उसे आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी कहते। रिएक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी नहीं, सो हियर वी कैन से कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बताओ देखिए फटाफट से, आ गई बात समझ में कि नहीं आई है। सबसे ज्यादा मोर डक्टाइल आप लोगों का होगा कौन, ऑरम, है ना। और मोर मैलिएबल की बात करें तो एल्यूमिनियम, इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। धातुएं सिनोरस भी होती हैं, बजती भी है ना। धातुएं चमकीली भी होती हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑरम में, ऑरम क्या होता है, कितने लोग बताएंगे कि ऑरम क्या होता है। देखें ये क्लास जो कि आपकी ग्रुप डी की है, ये हर दिन चलती है रेलवे अड्डा 24/7 पर, यानी इसी चैनल पर दोपहर 2 बजे। ये आज से नहीं चल रही है, ये 2-2.5 साल से चल रही है, रेगुलर चल रही है, ए और ग्रुप डी के लिए ही चल रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और कितने बच्चों को नहीं पता कि एयू क्या होता है, मैसेज करो। एयू, एयू का मतलब क्या है पता है तुम्हें? एयू का मतलब है ऑरम, और ऑरम किसे कहते हैं, सोने को कहते हैं। किसे कहते हैं, सोने को कहते हैं। चलो आंसर करो, अगला प्रश्न आंसर कीजिए। मैं देख पा रही हूँ बच्चों ने सेशन लाइक किए, 500 बच्चे होने वाले हैं, लेकिन बच्चे सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं। फटाफट से सेशन लाइक करेंगे, चलो क्विकली। प्लास्टिक के अंदर कहीं पर भी इसका यूज नहीं है। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, HDPE, है ना, ध्यान रखना, HDPE, और एक होती है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो आपके छोटे छोटे सिंपल वाले प्लास्टिक होते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होते हैं वो HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं, है ना। बर्तन नहीं होंगे, ऑटोमोबाइल्स नहीं, चूना पत्थर की बात करें तो सीमेंट बनाने में। आप मुझे बताओ कि सीमेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है या फिर सीमेंट मिक्सचर का एग्जाम्पल है, बताओ। देखिए सीमेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है या सीमेंट मिक्सचर यानी कि मिश्रण का एग्जाम्पल है, बोलो 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 फटाफट से। तो सीमेंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सीमेंट के अंदर जिप्सम भी आएगा, सीमेंट के अंदर सिलिका भी आएगी, सीमेंट के अंदर और भी काफी कैल्शियम भी आएगा। तो सीमेंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि यह किसका एग्जाम्पल होते हैं, सीमेंट जो होते हैं वो आपके मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इसीलिए सीमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप नोटिस करो, सीमेंट मिक्सचर है और किसी भी मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं हो सकता, मिक्सचर के लिए फॉर्मूला नहीं होता। अब जैसे सीमेंट में जिप्सम डाला तो जिप्सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि उसका रेशो फिक्स है। सीमेंट का रेशो फिक्स नहीं है, आप उसमें कुछ भी डाल दो, कितना भी डाल दो, है ना। किसी में कॉपर सल्फेट ज्यादा डाल दो, किसी में सिलिकॉन ऑक्साइड ज्यादा डाल दो, तो डिपेंड करेगा। टेक्सोल, आपको बता दूं मैं, क्यू करके एक ना प्लांट होता है, ये क्यू प्लांट है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये क्यू प्लांट है। इस क्यू प्लांट के अंदर एक स्पेशल प्रकार का रसायन निकलता है, और आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये रसायन के जो है ये जो रसायन होता है बेसिकली ये टेक्सोल है, और ये टेक्सोल जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। से कि आप जवाब ही नहीं दे रही हो, क्या जवाब नहीं दिया, देखिए बताओ क्या पूछ रहे हो भाई। रितेश मैम, क्या कितने टाइम से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो, तो ये तो बताओ, दे दूंगी जवाब। हो सकता है कि भाई इतने सारे बच्चे होते हैं तो कमेंट नहीं देख पाऊं, ऐसा हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करो, जो बाद में क्लास रुकती है ना। क्यू, क्यू है, टेक्सोल इसके अंदर है, पूछा जाएगा टेक्सोल किसमें काम आता है। टेक्सोल जो है वो क्यू प्लांट के अंदर जो है वो छाल से प्राप्त किया जाता है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे लंग्स कैंसर हो, चाहे ओवेरियन कैंसर हो, ठीक है ना। इसके अलावा कार्पोसोमी सार्कोमा के इलाज में भी जो है वो इसको यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी, चींटी को क्या कहा जाता है, फॉर्मिका। चींटी को क्या कहा जाता है,
फॉर्मिका कहा जाता है, और फॉर्मिका से जो एसिड निकला इसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। फॉर्मिका से जो एसिड निकला इसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर तो फॉर्मिक एसिड दे ही नहीं रखा, तो वो एक कार्बन का एसिड है, इसलिए आप उसे क्या कहोगे, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। और मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिसके पीछे COOH लगता है उसके पीछे ओइक आता है, और एक कार्बन का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मेथेनोइक एसिड कहलाता है। HCOH भी इसे हम लोग कहते हैं। लैक्टिक एसिड दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है क्या? और टार्टरिक एसिड कच्चे केले, अंगूर और इमली में पाया जाता है। बोलो हाँ या ना। और ये तो कल भी पढ़ाया था कि टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है। आओ कुछ काफी सारे एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट रही हूँ, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिरके के बारे में पूछा जाता है, सिरका जो है वो एसिटिक एसिड CH3COOH। संतरा जो है वो खट्टा है, सिट्रस फैमिली का जो है वो मेंबर है, इसलिए इसके अंदर जो एसिड निकलेंगे उन्हें साइट्रिक एसिड कह दिया। इमली जो है वो आपका टार्टरिक एसिड। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो टार्टरिक एसिड है इसकी अगर मैं NaHCO3 के साथ में अभिक्रिया करवा दूंगी तो ये टार्टरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, बताओ जरा, ये टार्टरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये टार्टरिक एसिड आपके बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर? बेकिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टमाटर जो है इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है, इसलिए ये लाल रंग का है, और इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। पालक के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध है या दही है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होगा। इसके अलावा नींबू खट्टी चीज है तो इसके अंदर साइट्रिक एसिड होगा, क्योंकि ये सिट्रस फैमिली के प्लांट है। किसके प्लांट है? सिट्रस फैमिली के प्लांट है। चींटी को फॉर्मिका कहते थे, इसलिए इसका एसिड फॉर्मिक एसिड, या फिर आप इसे मेथेनोइक एसिड कह सकते हो। बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेटल प्लांट हनी बी के अंदर भी फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। बोलो देखिए फटाफट से, ग्रुप डी का एग्जाम कब तक है? देखो मैं बता चुकी हूँ, जब तक NTPC का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही होगा, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके कहेंगे कि मैडम बात समझ में आ गई है। सारे बच्चे थम्स अप करके कहेंगे कि बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर जाए। रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे। इसे इनर्शिया कहते हैं, इसे जड़त्व कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसे न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विस्थापन की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कह दिया जड़त्व का नियम। इज इट क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में वसा संग्रहित 9th क्लास की NCERT का 7वां चैप्टर, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि वसीय उत्तक जो होते हैं वो वसा संग्रह करने के काम आते हैं, संवहनी जो होते हैं वो आपके कनेक्शन के लिए हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे वसीय उत्तक। एपिथीसियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या करेगा? एपिथीसियल टिश्यू जो है वो आपके बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड के लिए है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई फटाफट से। और देखो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी, अगर टिक कर बैठोगे तो 4 चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आएंगे जाएंगे, आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, तो फिर 4 चीजें जो आ रही है ना वो और नहीं आएंगी। तो या तो आओ मत, और आ रहे हो तो टिक कर बैठो, और समय पर आओ। ये क्लास तो बिल्कुल टाइम पे चालू हो जाती है, और ये क्लास दोपहर 2 बजे डेली हो जाती है, ठीक है। पहले तो जो क्लास में पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ लो, तुम पीडीएफ करते रहते हो, क्लास में पढ़ाती हूँ वो तो पढ़ते नहीं हो। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में कौन सा आवश्यक तत्व मौजूद है? तो प्रोटीन बन रहा है तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए होगा, सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। पोटेशियम आपको मैं बता दूं, हमारी बॉडी में पोटेशियम आपको एप्पल से मिल जाएगा, डेली एक एप्पल खाओगे विच इज गुड फॉर योर हार्ट, है ना, हार्ट हेल्थ। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, और राइबोसोम के पास में खूब सारा मैग्नीशियम है जिसके कारण वो प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। कहो कि मैडम बात समझ में आ गई है, ठीक है। बिल्कुल अनिकेत, आपको इसी सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने खूब पढ़ाए हैं,
खूब पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, फूलों के अंडाशय के अंदर स्थित मोती जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो मोती जैसी संरचना को ओव्यूल्स कहते हैं। ये आप लोगों की जो ओवरी थी, इस ओवरी के अंदर बनता है आपका बीजांड, और बीजांड ही आगे चलकर बीज का निर्माण करता है, और ओवरी आगे चलकर फ्रूट का निर्माण करती हैं। सो हियर वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे, दीजिए फटाफट से आंसर की क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बताओ, देखिए फटाफट से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, दे दो जवाब भाई, दे दो जवाब, शर्माने वरमाने की बात नहीं है अपने पास में। आंसर करो फटाफट से एंड शेयर द सेशन। हाँ शेयर करो, शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से सरल खाद्य पदार्थ जो है वो प्राप्त करते हैं, और इन जीवों को क्या कहा जाता है, हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से। अब भाई लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, लेकिन सबको पता है कि CO2 और H2O का यूज करके जब आप खुद के लिए खाना बना रहे हो तो आप इन्हें क्या कहोगे, आप इन्हें स्वपोषी कहोगे, आप इन्हें ऑटोट्रॉपिक कहोगे। कर दी ना गड़बड़। हाँ कुछ लोगों का एग्जाम बचा हुआ है रितेश, NTPC वालों का जून में वो एग्जाम है, और जून के बाद में ही फिर रेलवे जो है वो ग्रुप डी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ, कभी भी देखो ALP का नोटिफिकेशन आ गया है, ALP के फॉर्म फिल जैसे ही होंगे, मुझे जहां तक लगता है इधर तो ये ALP के फॉर्म फिलअप करवाएंगे, तब तक जून के अंदर NTPC का एग्जाम हो जाएगा, फिर जून के अंदर जैसे ही NTPC का एग्जाम होता ही अगले 20 दिन है ना, 25 दिन के अंदर ये ग्रुप डी का जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे, फिर ग्रुप डी का एग्जाम कराएंगे, और जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट होगा वैसे ही फिर ये ALP का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें कि जब जून के बाद में ये मान लो कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी हमारी, समझ में आ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ जिसको पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है अभी पढ़ लो, बाद में नहीं मिलेगा टाइम तुमको। सेप्रोट्रॉफ तो जैसे कि आपकी फंगस है, अब फंगस को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, क्योंकि उसको खाना चाहिए, तो सड़ी गड़ी बोलते बोलते देखो जीभ भी काम करना बंद कर देती है, सड़ी गली खराब अच्छी हर वस्तु से फंजाई जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो ले लेती है। समझ आया कि नहीं आया। मृत जीवी खैर आप लोगों की है, पर हेटेरोट्रॉपिक होती है ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, जवाब दीजिए, है ना। सामान्यतः परिस्थितियों में पेट की आंतरिक संरचना को, पहले तो पेट की बात करो, पेट का आपका स्टमक है, आपके स्टमक जो है वो किस शेप का होता है भैया, J शेप का होता है। मैंने आपके स्टमक का इतना सा टुकड़ा ऐसे रोटेट काटा, और जैसे ही मैंने इसे रोटेट काटा तो आपको ध्यान रखना है, आपके स्टमक की सबसे पहली लेयर को क्या कहते हैं, मेरे साथ लिखो, मैं डेली लिखवा रही हूँ। स्टमक की सबसे पहली लेयर होती है सिरोसा, NCERT में मेंशन है, क्या है, सिरोसा। दूसरी लेयर जो होती है उसे कहते हैं मस्क्यूलरिस, मसल्स की बनी होती हैं, मस्क्यूलरिस। तीसरी लेयर अंदर की जो होती है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा, क्या कहते हैं बेटा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और चौथी जो आखिरी लेयर है जिसमें खाना आपका टच हो रहा है वो आप लोगों की है म्यूकोसा, और म्यूकोसा लेयर बनाती है म्यूकस, और म्यूकस HCl के सीक्रेशन में मदद करता है। तो भाई अम्ल के प्रभाव को कौन सुरक्षित रखता है, आपके ना एंजाइम ना जठर ग्रंथियां, ये म्यूकोसा से निकली हुई म्यूकस। कर दी ना गड़बड़, हो गई ना गलती। रोज क्लास लेते हो, मैसेज नहीं करता हूँ, अच्छा आप रोज क्लास लेते हो, ठीक है। हितेश तुम्हारा मैसेज देख लिया है मैंने, है ना, तुम्हें बड़ी दिक्कत थी मैडम मैसेज नहीं देख रहे हो, भाई देख लिया है। सो हियर वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन के किस भाग में जानकारी प्राप्त होती है, इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। चलो आंसर करो, आंसर करो भाई, आंसर करो, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। इतनी देर कैसे कर दी क्लास में आने में, हैं, मैं तो पिछले 43 मिनट से क्लास में ही हूँ, तुम्हें कौन सी देर दिखी। ये आपका न्यूरॉन है, सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे लंबी ग्रंथि बोल रही हूँ, सबसे लंबी कोशिका। ये ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक होते हुए भी, जिसमें केंद्रक होते हुए भी सेल डिवीजन नहीं करती है, और RBC में केंद्रक नहीं था इसलिए सेल डिवीजन नहीं कर रही थी। इसके पास केंद्रक है फिर भी डिवीजन नहीं करती, सबसे लंबी है। इनके पास डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये कांटे दिख रहे हैं ना, ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये आखिरी भाग दिख रहा है, ये एक्सॉन्स हैं,
समझ में आ रहे हैं? ये इस तरह से एक्सॉन्स और डेंड्रॉइड्स होते हैं, है ना। यहाँ पर माइलिन शीट होती है, माइलिन तंतु होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो बीच में गैप इन कैप्सूल्स के बीच में दिख रहे हैं, इन्हें नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड्स कहते हैं। ये जो केंद्रक जिसके अंदर है उसे सेल बॉडी कहते हैं, और जिसके अंदर सेल बॉडी में जो रखा है वो आप लोगों का केंद्रक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपसे पूछे हैं कि जानकारी किस भाग में होती है, सेल बॉडी में क्यों होगी भाई, है ना, नर्व एंडिंग में नहीं होगी, या तो डेंड्रॉइड्स या फिर एक्सॉन। लेकिन ये जो मेन जानकारी है ना वो आपके डेंड्रॉइड्स में होती है, क्योंकि वो तो लास्ट पार्ट है फिर, है ना। तो हम कह देंगे भैया डेंड्रॉइड्स विल बी द वेरी राइट आंसर। लिखा भी है कि भाई सूचना प्राप्त करने के लिए डेंड्रॉइड्स होते हैं, आगे पहुंचाने के लिए एक्सॉन्स यानी कि एंडिंग्स होती हैं, है ना। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कवर करते हैं। ये वाली सारी चीज भी ध्यान रखनी है। अभी बहुत सारे बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हर दिन दोपहर 2 बजे ये सेशन होता है, तो सारे बच्चे इस सेशन में जो है वो डेली आएंगे। आप भी आ जाएं, बिल्कुल आ जाओ भाई विवेक जी। चलिए ओके, अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के अंदर 2 रंग होते हैं, सबसे ऊपर की ओर होता है वॉयलेट और सबसे नीचे की ओर होता है आप लोगों का लाल, ठीक है। तो हम पे ये किसने वॉयलेट और लाल दिख रहा है क्या, बैंगनी, ये जो है इसकी वेवलेंथ इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसका लेमडा ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्यादा फैल जाता है। देखो इसमें भी सबसे ज्यादा आंखों में जो चुभ रहा है या ध्यान जिसपे सबसे पहले जा रहा है वो रेड कलर है। ये बेचारा तो बाद में जा रहा है, क्योंकि तो ये तो अपनी आंखों तक आते आते बेचारा फैल ही चुका जो है वो होता है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने वाली जीवन की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, वैक्यूल्स आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है, फूड स्टोरेज करती है, और इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म तुम लोग जानते ही हो। और ये रहा, देखो हम लोग यहाँ पर कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों ने डिजीजेस के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होती है ना। बोलो देखिए फटाफट से। फिर आप लोगों से पूछ ले डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो कि कार्सिनोबैक्टीरियम, है ना, या फिर साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेरी यानी कि आप लोगों का विब्रियो कॉलेरी तो सभी जानते हैं, विब्रियो कॉलेरी जिसे विब्रियो यानी कि कॉमा शेप का और कॉलेरी से बना कॉलेरा। लेप्रोसी की अगर मैं बात करती हूँ तो लेप्रोसी का ध्यान रखना है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और पर्ट्यूसिस की बात करते हैं तो पर्ट्यूसिस के कारण ही होता है, जिसे काली खांसी या कुकर खांसी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं टिटनस की बात कर रही हूँ तो टिटनस के लिए भी आप लोगों को जो है वो सबसे इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी करके जो है, घंटी की आवाज आ रही है, कौन सी घंटी बज रही है भाई, हैं कौन सी घंटी बज रही है, अब बताओ देखें, अब बताओ देखिए, अब भी आवाज आ रही है क्या, चेक करो एक बार। अब तो नहीं आ रही होगी शायद तक, अभी चेक कर लो एक बार और बता दो भाई घंटी की आवाज आ रही है तो बताओ बताओ फटाफट से, हैं अब बताओ देखें अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी अभी रुक गई होगी शायद, चेक कर लो फटाफट से, है ना। टिंग टिंग बज रहा है, अब टिंग टिंग बजना बंद हो गया कि नहीं हो गया, चेक करो। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं और भी हमारे पास गोनेरिया डिजीज होता है, जो ऑब्वियस है कि नेसीरिया गोनेरिया के कारण ही होता है। ऐसे ही हमारे पास सिफिलिस है ना, और इसी तरीके से और भी काफी सारी डिजीजेस होती हैं। आप जब भी किसी डिजीज को देखते हो या किसी भी जो है वो रोग जनक या रोग कारक को देखते हो, बंद हो गई क्या, चेक करो। अब नहीं मैम, हाँ अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी रोग कारक होते हैं ना, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। हो सकता है रोग करने वाले हमारे पास में बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है प्रोटोजोआ हो, कुछ भी और किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगला, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर आपके वायरस की होती है। आपने कोविड में खूब सारी देखी होगी, ताज जैसी संरचना की होती है, और ये कोविड के जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन इनको हम कहते हैं। और कोविड ही नहीं, किसी भी वायरस के प्रोटीन होते हैं, कोई भी वायरस या तो डीएनए का मिलकर बना होता है या फिर वायरस आरएनए का मिलकर बना होता है ना। तो ये इसके स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, कुछ डीएनए के होते हैं और कुछ आरएनए के होते हैं। अब ये तो हो गई बातें अपनी, और अब करो तुम लोग आंसर फटाफट से।
अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग ये मान लो कि हम वो सारे प्रश्न पढ़ लेंगे जो डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो आप लोगों का ग्रुप डी का बैच हो, चाहे फिर वो आपका एएलपी वाले बच्चे हो, चाहे फिर वो आप लोग एसएससी या सीजीएल वाले बच्चे हो, या फिर आप एनटीपीसी वाले बच्चे हो। ठीक है ना, नहीं कोई पढ़ाई अलग अलग नहीं होती पायल, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो आपकी पढ़ाई एक ही रहती है। ठीक, समझ आ गया। हिंदी में पीपीटी येलो आ गई तुम्हारे सामने। सेशन शेयर करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इस चीज का भी तुमको खासा ख्याल रखना है। अब देखो भैया, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला क्या पहला ही प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यूमैटिक और जो है वो सेप्टिसिमिक किस रोग के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। तो न्यूमैटिक या फिर सेप्टिसिमिक की हम बात करते हैं तो 3 टाइप ऑफ विच डिजीज। तो ये जो डिजीज है ये एक्चुअली तीनों ही साइन आपके फ्लैग के होते हैं। डीके डीके तो एक्चुअली श्रेय रोग, वो श्रेय रोग है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं, लेप्रोसी होगा नहीं, जॉन्डिस होगा नहीं। जॉन्डिस जो होता है आप लोगों का वो आपके लीवर को खराब करता है, इस चीज का आप लोगों को खासा ख्याल रखना है। बीसीजी के टीके की बात कर रहे हैं भाई, बीसीजी का टीका क्या होता है ना, बीसीजी का फुल फॉर्म देखिए कौन बताएगा, चलो बताओ फटाफट से। देखो फ्राइडे सैटरडे को भी अपनी एक मैराथन क्लास हुई थी दोस्तों, अगर तुम्हें नहीं पता है तो सैटरडे को जो मैराथन क्लास हुई थी ना, आवाज बढ़ा दो, आवाज भी कम आ रही है यार, तुम्हारे नखरे कितने हैं। वो नहीं बचपन में होता, सासू माँ कहती, बोले अरे आवाज क्या क्या, कोई तो था ऐसा, भाई सब्जी में नमक कम है, नमक डाल दो तो मिर्ची ज्यादा हो गई, मिर्ची ज्यादा हो गई तो अल्ले, मतलब सारे नाटक, दुनिया भर के नाटक करके फिर पढ़ना है तुमने। ऐसे तो तुम पढ़ोगे नहीं, दीदी ये कर दो वो कर दो, पहले टिन की आवाज आ रही थी, फिर कह रहे हैं अब आवाज नहीं आ रही, बस ये कर लो तुम। चलो पढ़ो फटाफट से। तो हम कह रहे हैं बीसीजी, बीसीजी का टीका जो है वो बेसिकली मलेरिया के लिए बिल्कुल नहीं है, वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। जन्म के बाद में लगने वाली पहली वैक्सीन, लिख लेना, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद में लगने वाली पहली वैक्सीन जो है वो आपकी क्या होती है, यही बीसीजी होती है। कुष्ठ रोग तो लेप्रोसी होता है, और निमोनिया बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हमें कोविड के बारे में पता नहीं लगा था ना, तो हमें ऐसा लगता था कि भैया निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया। निमोनिया में भी यही होता है कि फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है ना। ये देखो आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है, बेरी बेरी इज डिजीज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बेरी बेरी, बेरी बेरी से याद रखना है ना, एक गाना भी था खैर, पर वो तो गाऊंगी नहीं मैं। बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग जो है बी से स्टार्ट हो रहा है ना, और बी से स्टार्ट हो रहा है तो विटामिन बी, और बी में भी 1, विटामिन B1, और विटामिन B1 का नाम क्या है भाई, थायामीन है। विटामिन B1 का नाम क्या है बच्चे, थायामीन है। विटामिन सी की अगर मैं बात करती हूँ तो विटामिन सी किसे कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारे बच्चे विटामिन सी को सिट्रिक एसिड कहते हैं। यार साइट्रिक एसिड तो खट्टे फलों के अंदर पाया जाने वाला एसिड है, ये भी ध्यान रखना। विटामिन B12 की बात करते हैं, डीपीटी है या बीसीजी, अरे डीपीटी तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेनिस होता है, वो बीसीजी है। तुम भी मेरी तरह गलत दिखने लग गए क्या आजकल, हैं? तो हम लोगों ने कह दिया बीसीजी की बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस हो जाएगा, और बेरी बेरी जो है वो B1 यानी कि थायामीन वाला पोर्शन रहेगा। आगे देखो और क्या हम लोग कह रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि स्कर्वी डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो स्कर्वी डिजीज जो है वो आपके, स्कर्वी डिजीज है तो एस्कॉर्बिक एसिड से होगा। विटामिन के जो है वो क्विनोन, मैंने बहुत बार इस बारे में जिक्र कर चुकी हूँ कि क्विनोन इसे हम कहते हैं, चाहे वो फिनो हो चाहे इक्तियो हो, इसे हम ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं। और ये मैंने आप लोगों को कल जो संडे मैराथन हुई थी उसमें भी पढ़ाया था कि इसको ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, विटामिन ई को। और सैटरडे जो मैराथन हुई थी उसमें भी पढ़ाया था कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन क्यों कह रहे हैं, बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना। डॉट्स जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम है, और डॉट्स कोई वैक्सीन नहीं है। डॉट्स तो उस टीबी के बीमारी के उपचार की प्रक्रिया को कहते हैं। तो वो जो उपचार हम कर रहे हैं ना टीबी से बचने के लिए, तो उस पूरे इलाज की प्रोसेस को डॉट्स कहते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। फिर से बोलो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम, और विटामिन डी तो वैसे भी नहीं होगा। सो हियर वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच हार्मोनल डिजीज इट, तो कौन सी हार्मोनल बीमारी है। तो विच हार्मोनल डिजीज इज इट, तो कौन सी जो है वो क्या कह रहे हैं, हार्मोनल बीमारी है। जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। चलो बताओ फटाफट से, आंसर करो। और बातें बिल्कुल नहीं करनी है, मैं बता रही हूँ तुमको, ये लव यू रेखा वाला ये बंदा ब्लॉक होगा अब, है ना। मतलब बदतमीजियां करवा लो यहाँ पर, और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी अपनी क्लास के अंदर ये फालतू की बदतमीजियां, है ना। तो जिसको 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 लव यू कहना है ना, हेट यू कहना है, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक काम करो, अपने अपने
पर्सनल मैसेज करो, यहाँ तो तुम ब्लॉक हो जाओगे फिर। तो विच हार्मोनियस डिजीज इट इज, हार्मोनल वाली डिजीज। कोल्ड जो है वो हार्मोन वाली डिजीज नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। गोइटर डिजीज जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो रही है, थायरोक्सिन नहीं बना इसलिए गोइटर हो गया, जिसे हम घेंघा कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है और लेप्रोसी भी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी ध्यान रख लेनी है। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ही हा मत करो, आंसर करो फटाफट से। टनल सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से रखना कि आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक रोग होते हैं जो कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के खराब होने के कारण होते हैं। क्रोमोसोम की अगर संरचना खराब हो जाए, संरचना खराब हो जाए तो उसके कारण होने वाले होंगे, और एक होंगे जो कि आप लोगों के क्रोमोसोम की संख्या में डिफेक्ट आ जाए उसके कारण होंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का संख्या और एक होता है आप लोगों का संरचना में डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि टनल सिंड्रोम है। जनरली हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, लेकिन हमारे पास में 45 ही क्रोमोसोम रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लड़की बन रही थी तो लड़की के पास XX क्रोमोसोम थे और एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो अब ये बन गए 45 क्रोमोसोम, है ना। या फिर आप इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, 44 + XO, या 0 है ये एक्चुअली, ये O क्या है, ये 0 है। आई चीज समझ में? तो टनल सिंड्रोम जो होता है वो XO ये वाला रहेगा, तो हम कह देंगे ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो बताओ इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या में डिफेक्ट आया कि क्रोमोसोम की संरचना में डिफेक्ट आया? तो क्रोमोसोम की संख्या में डिफेक्ट वाला जो जेनेटिक डिजीज है वो ये टनल सिंड्रोम है। बताओ लड़कों में होगा कि लड़कियों में होगा? वॉइस में अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है भाई? इनको पढ़ने के अलावा सब करना है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही वाला सौदा है और कुछ नहीं है। चलो आंसर करो, है ना, बोलो बोलो, आंसर करो फटाफट से, है ना। चलो बताओ, 2 बजे बिल्कुल डेली दोपहर 2 बजे ये क्लास होती है। क्रोमोसोम की संख्या के कारण टनल सिंड्रोम भी होता है, क्रोमोसोम की संख्या के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है, क्रोमोसोम की संख्या के कारण ही आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इन्हीं क्रोमोसोम की संख्या के कारण और भी काफ़ी सारे जो है वो डिजीजेज होते हैं। ये वाली चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम जो है वो भी इसी संख्या के कारण होता है, पटाओ सिंड्रोम है वो भी इसी संख्या के कारण ही होता है, जैकबसन सिंड्रोम है, ये सब जो है ये आधे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे मुझे ऐसा लगता है। क्रोमोसोम की संख्या के कारण संरचना में डिफेक्ट के कारण आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जानते हो ना, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये भी सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहा जा रहा है? हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया इज द डिजीज ऑफ विच? तो हीमोफीलिया जो है वो कौन से प्रकार की डिजीज है? ठीक है, पढ़ाई के अलावा जो भी बच्चा बात करेगा मैं उसे डायरेक्ट ब्लॉक करूंगी, फिर मुझे मत कहना कि मैडम आपने बिना बात किए ब्लॉक कर दिया, है ना। ये रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है कि मैडम आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई है। मैडम आपसे कुछ नहीं पूछ रही है, पर आप मैडम से मत पूछो अब फालतू की बातें, ठीक है। बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल लिटरली ब्लॉक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? बेसिक से पढ़ाई शुरू करनी है। आपके पास ओम बैच से बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती। आप अगर साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ओम बैच में जो है वो आप एनरोल ले सकते हो, जहां पर आपकी साइंस के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाए जाते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हीमोफीलिया इज अ डिजीज। हीमोफीलिया खून की कमी के कारण हो रही है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण? ये जेनेटिक डिजीज है, पहली चीज तो ये। दूसरी सेक्स आर रिलेटेड का मतलब है लिंग सहलग्न, क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ गई। क्या बोल रही हूँ मैं? क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ गई, क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ गई तो आप लोगों की जो है वो हीमोफीलिया हो गया। और इससे इसकी स्ट्रक्चर में दिक्कत, और स्ट्रक्चर में भी कौन से गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में दिक्कत? एक्स क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई। एक्स क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ जाने से इस रोग के अंदर जनरली क्या होगा, जो है वो एक्स क्रोमोसोम की संरचना में दिक्कत आ जाने के कारण यह रोग सिर्फ और सिर्फ लड़कों में प्रभावी होगा। महिलाएं इसकी सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होगी, महिलाएं इसकी वेक्टर होगी। अगर टीवी अगर हो जाए, टीवी नहीं होता पहली चीज तो, वो टीबी होता है, कभी खत्म नहीं होती। प्लीज बताइए, मुझे हो गई थी तो मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम होगी?
देखो ऐसा कुछ नहीं है कि टीबी कभी खत्म नहीं होती। पहली बात तो ये टीवी टेलीविजन नहीं है, ये टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरी चीज की है बैक्टीरिया के कारण हो रही है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। लेकिन टीबी का इलाज थोड़ा मुश्किल है। टीबी का इलाज लगभग कम से कम 6 महीने तक चलता है और आपको इसके पे बहुत सावधान होने की जरूरत है। इसलिए एकमात्र ऐसा रोग है जिसके इलाज का प्रॉपर नाम भी है, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टाइम। अब इस डिजीज में होता क्या है कि भैया आपके लंग्स के अंदर जो है वो बेसिकली इन्फेक्शन हो जाता है, सांस वांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार गांठें आपके श्वसन तंत्र के आसपास दिखने लगे और वो गांठें लंबे समय तक दिखने लगे तो आप जाओ वो दिखाओ। टीबी हो क्यों रहा है? टीबी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मवेशियों के आसपास रहते हो, या तो मवेशियों की आंत के अंदर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। मवेशी जब सांस लेते हैं तो वो हवा के द्वारा आपके श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है। ये बैक्टीरिया के पहुंचने से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया टीबी हो गई है ना। अगर आप कच्चा दूध पी रहे हैं तो भी आपको टीबी हो जाएगी। तो मवेशियों से ये फैलता है और दूध से जो है वो और हवा से ये जो है वो जनरली फैल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टीबी। टीबी के अंदर अगर आपने 6 महीने तक दवाई लेनी है और एक भी डोज अगर बीच में छोड़ दी तो आपको वो साइकिल वापस 0 से शुरू करना पड़ेगा। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस टीबी के इलाज में आपको अगर एहतियात बरता जाए तो टीबी डेफिनेटली आपको जो है वो छोड़ देती है। और दूसरी चीज की अगर आप सावधानी रखेंगे आगे के जीवन में तो आपको टीबी नहीं होगा। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा इलाज करते हैं और आधा अधूरा इलाज करवाने के बाद में ऐसा सोच लेते हैं कि अरे हम तो सही हो गए, और हम सही हो गए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप सही तो हुए नहीं होते हो और फिर वो वापस भी हो जाती हैं। समझ आया? तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो देखें, और एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये लो, जिसने भी कॉपी पेस्ट कर रहे थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। वेयर आर एंटीबॉडी मोस्टली अवेलेबल? तो एंटीबॉडी अधिकतर जो है वो किसके अंदर मौजूद होती है? आपने जितनी भी एंटीबॉडीज देखी हैं वो किसके अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं? क्या वो फफूंद से बनती है, या फिर वो एंटीबॉडीज या फिर आप बात कर रहे हो यहाँ पे मुझे टीबी हुआ था? अरे टीवी नहीं होता, टीबी होता है। यही तो बता रही हूं मैं, है टीबी होता है। ठीक है, समझ आ गया। और 6 मंथ की दवाइयाँ कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब डॉक्टर को दिखाओ। टीबी के भी अलग अलग रूप होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वाली टीबी हुई है ना। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो डेफिनेटली बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम तो वायरस से ही बनी होती है। वायरस को सर्वप्रथम किसने खोजा था? जो कि नॉन लिविंग है, जो कि कोशिका और अकोशिकीय दोनों ही नहीं होता है, वो अकोशिकीय है, उसमें कोशिका ही नहीं है, उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, उसमें एक ही चीज है, या तो डीएनए है या तो आरएनए है। ये वाली चीज भी आपको टीबी के लिए ध्यान रखनी है। तो हम कहेंगे टीबी के लिए स्टैनली ने नहीं दिया था, स्मिथ ने नहीं दिया था, इवान वस्की नाम के साइंटिस्ट थे, और वो जो है वो जनरली किसके बारे में बता रहे हैं? वायरस के बारे में बता रहे हैं। वायरस से होने वाले रोगों के लिए वैक्सीन बनाई जाती है ना। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। जीवाणु की खोज करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कोशिका के बारे में डिस्कवरी की थी। इसके अलावा अगर रॉबर्ट कॉच की बात करते तो उन्होंने ये भी बिल्कुल नहीं होंगे। लुईस पास्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की प्रोसेस बताई थी, पास्चरीकरण की प्रक्रिया बताई थी। इन्हीं पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की वैक्सीन के बारे में बताया था। इन्होंने ही 1857 में अल्कोहल का निर्माण किया था विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और यीस्ट। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एवी ल्यूवेनहुक के नाम से भी जानते हैं। बोलो देखिए फटाफट से क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। देखिए हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई। फटाफट से आपके जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, इनकी जो किताब थी, इनके किताब का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के गुप्त रहस्य। इसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने लाइकेन के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कवर किया, बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवरी की, है ना। इसको डेप्थ में बताया कि भैया कैसा होता है और ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जीवाणुओं को पादप मानते हैं। बैक्टीरिया आर कंसीडर प्लांट। बैक्टीरिया प्लांट में कंसीडर क्यों है? क्योंकि इनकी खासियत कुछ खासियत प्लांट से मिलती हैं। जैसे कि ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके अंदर भी इनके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, स्वपोषी की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है और इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। ये गति नहीं करते, बात तो सही है ना। ये हर जगह उपस्थित होते हैं, ये बात भी
ठीक है, सही है ना, फिजन मल्टीपल नहीं होता, पर इसमें प्रायोरिटी जो हमको देखनी है वो है कि भैया दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और दोनों की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कौन बताएगा कि सेल्यूलोज जो है वो क्या होते हैं, कौन बताएगा, बताओ देखिए फटाफट से कि सेल्यूलोज क्या होता है, पहले तो ये बताओ। और दूसरी चीज कि क्या प्लांट की सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ये भी आपको बताना है, बताओ। हाँ जी, और क्विकली आंसर करना है सारे बच्चों को। ग्रुप डी की एग्जाम कब होगी, ये प्रश्न करने वाले बच्चे मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो कि क्या तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है, क्या तुम्हारा रिवीजन हो गया, और क्या तुम्हारी अगर 20 दिन बाद में एग्जाम ले लें तो क्या तुम्हारी तैयारी है। अगर इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चन का आंसर अगर हाँ है तब तो मुझसे ये प्रश्न पूछना, नहीं तो मुझसे ये प्रश्न पूछना बंद कर दो तुम लोग। क्यों, क्योंकि भैया तुम्हारी तैयारी नहीं है ना, तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, तब तुम तो बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि भाई एग्जाम कब होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, समझनी है, विचारनी है, और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न देखो, वायरस को सजीव कहा जाता है, वायरस को सजीव कहा ही नहीं जाता, इसलिए लिखो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। वायरस कब से सजीव होने लगा, जो इंसान के पास, जो जीव के पास में कोशिकाएं ही नहीं है, जो जीव के पास में कोशिकाएं नहीं है, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सजीव है। ओहो, कैसी बात कर रहे हो। तो हमने कह दिया कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस रोग है, तो इज वायरस अ डिजीज, तो बताओ देखिए वायरस रोग है तो वायरस कौन से प्रकार का रोग है। इस वायरस इज अ डिजीज, तो यह इन्फ्लुएंजा होगा, डिप्थीरिया होगा, टाइफॉइड होगा, या फिर कॉलेरा होगा। चलो चलो आंसर कीजिए फटाफट से कि व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर। तो वायरस इज एन, ये कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। पता है इसको स्प्रेड कौन करती हैं, इसको स्प्रेड करती हैं हाउस फ्लाई, तो ये तो नहीं होगा। टाइफाइड की अगर मैं बात करती हूँ साल्मोनेला टाइफी, डिप्थीरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो माइक्रोबैक्टीरियम डिप्टी, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा करेंगे। और इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज जो कि वायरस से हो रही है, इसके बैक्टीरिया, इसके वायरस का नाम क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। चलिए अभी बताया कि वायरस सजीव नहीं है, और वायरस सजीव इसीलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर हैं, क्योंकि ये अकोशिकीय हैं। क्या है बेटा, अकोशिकीय है, क्या है, अकोशिकीय। आ गई बात समझ में। एड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, कितने बच्चे बताएंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सैटरडे को एक मैराथन क्लास हुई थी, जिन बच्चों ने वो मैराथन क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना। यहाँ पर भी डेफिशिएंसी आ रहा है, और इसका जो वायरस है विच इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका फुल फॉर्म भी होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉजेज ऑफ एड्स इज ब्लड कैंसर, बैक्टीरिया, टीएमवी। एड्स टीएमवी के कारण नहीं हो रहा है। टीएमवी क्या है, टोबैकोमोजिक वायरस, जो टोबैको तंबाकू के अंदर पाया जा रहा है। बैक्टीरिया के कारण कभी भी एड्स नहीं होता है। और ब्लड कैंसर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ये बिल्कुल ही अलग है आपके एड्स से। ब्लड कैंसर का नाम होता है ल्यूकेमिया। क्या नाम होता है, ल्यूकेमिया। क्यों नाम है इसका ल्यूकेमिया, क्योंकि यह ल्यूकोसाइट के बढ़ने के कारण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ल्यूकोसाइट क्यों बढ़ रहा है, क्या है ल्यूकोसाइट। अरे भाई, जिसे तुम WBC कह रहे हो, इसी का ही अनदर नेम ल्यूकोसाइट है, और ल्यूकोसाइट के बढ़ने के कारण होता है ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया। थोड़ा स्लो पढ़ाऊं या स्पीड ठीक जा रही है, बता दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैडम स्लो पढ़ाना चाहिए तो स्लो पढ़ा देंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी कोई परेशानी नहीं है। कह दो, कह दो फटाफट से कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई। गॉइटर और unnatural growth of typhoid gland occurs due to deficiency of the following। चलिए बताओ कि गॉइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। चलो ये बताइए, हाँ जी आंसर कीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या हो गया नील तुमको, तुम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो हमेशा,
कोई बात नहीं, ध्यान दो, अपनी तबीयत में सुधार करो और इस बार ALP निकालना है अपनों को, है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, 50% तो वहीं से ही निकल जाएगा। सपोज करो किसी का, बहुत सारे बच्चों को साइको टेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों ने अगर CBT पार्ट 1A और मतलब 2 का पार्ट A और अगर साइको टेस्ट पे ध्यान दे लिया तो बस हो जाएगा अपना कल्याण, तो है ना। चलो, और गाइस आज तुमने सेशन शेयर नहीं किया ना, प्लीज एक बार सेशन शेयर करके आ जाओ, है ना। जल्दी से सारे बच्चे एक बार सेशन शेयर करके आएंगे। गॉइटर डिजीज, गलगंड रोग, गले की गले की क्यों, पूरे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी गर्दन के अंदर होती है, गले में होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो बेसिकली आपके किससे मिलकर बने होते हैं, आयोडीन से मिलकर बने होते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो तुम लोग जो है वो आपके हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, और हार्मोन नहीं रिलीज होंगे तो फिर आपकी थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी, और सूजकर जो है वो गले के भी बाहर आ जाएगी, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड अगर जो है वो सूज गई, फंक्शन नहीं कर रही है, तो ये उपापचय करती है। उपापचय जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म करने लगेगी। मेटाबॉलिज्म जैसे ही जो है ये रोक देगी, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मेटाबॉलिज्म रोक देगी, आदमी का एक या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपर के अंदर भाई साहब इतना काम करेगी, आदमी पतला हो गया, ऐसे सीख हो जाएगा बिल्कुल, है ना। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोक देगी। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन होने से जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना, उसके दांत ऐसे टूट के गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, अजीब से हो जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को बहुत जल्दी जो है वो बोन्स की डिजीजेज भी होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक गया, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन रुक जाने के कारण जो है उसकी हड्डियां बार बार फ्रैक्चर आएगा, क्योंकि थायराइड के कारण जो इंसान पतला है, जो इंसान बहुत ज्यादा सूख गया है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक गया है, तो उसकी हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि जैसे पट से हर जगह पर उसको मल्टीपल फ्रैक्चर भी आ सकते हैं। तो ये थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप थायराइड के लिए आयोडीन खाओ ही खाओ। आयोडीन कहाँ से मिलेगा ये आपको मुझे बताना है, बताओ देखें कहाँ से मिलेगा तुमको आयोडीन, फटाफट से बताओ। थायराइड आयोडीन कहाँ से मिलेगा? चलो बताओ कहाँ से मिलेगा आयोडीन? बोलो कहाँ से मिलेगा आयोडीन? कहाँ से मिलेगा आयोडीन? आयोडीन नमक से मिलेगा। क्या आपके नमक में आयोडीन है? हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जी हाँ, हमारे अब सॉल्ट के अलावा, है ना, सॉल्ट के अलावा आपको और कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो बेटा सॉल्ट के अलावा तुम लोग जो है वो एक्वेटिक प्लांट खाते हो, है ना, ये एल्गी वेल्गी खाते हो, उन सब के अंदर आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है एल्गी। एल्गी नहीं खा सकते, पालक ही खा लो भाई, है ना, उसमें भी अच्छा खासा आपको आयरन और आयोडीन मिल जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन कि बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो जीवाणुओं को मारते हैं, वो बैक्टीरिया जो जीवाणुओं को मारते हैं, प्लांट को बैक्टीरियोफेज नहीं कहेंगे, वो बैक्टीरिया जो जीवाणुओं को मारते हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, कहाँ गया, विचारनी है, समझनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों से जो है वो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, आंसर करो। मलेरिया, मलेरिया की एक फेज आती है जिसे स्पोरोजाइट फेज कहते हैं, ये इंसानों के अंदर होती है, और ये फेज जो है वो आपके मलेरिया के इंक्यूबेशन पीरियड को बढ़ाती है, संक्रमण काल को बढ़ाती है, और इसी फेज के बढ़ जाने के कारण आपको भयंकर फीवर और ये सब चीजें होती हैं, है ना। मलेरिया के बारे में प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ये 4 प्रकार के होते हैं, डिपेंड करेगा आपको किस प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया हुआ है, और उसी अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। फटाफट बता दूं? चलो ठीक है, फटाफट बता दूंगी। चलो पर पहले आंसर करो फटाफट से इसका, तुम फटाफट से शेयर करो। Who was the first discovered by the life of cycle analysis to malaria parasite? तो मलेरिया पैरासाइट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था? नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन नॉनेटम, जो कि आप लोगों का क्या होता है, पेनिसिलिन नॉनेटम इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्या होता है पेनिसिलिन नॉनेटम? पेनिसिलिन नॉनेटम इज अ फंगस, है ना, और इसी फंगस से जो है वो बैक्टीरिया मरते भी हैं। तो यह एंटीबायोटिक हुई कि नहीं हुई? कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई। क्या हो गई बच्चे? एंटीबायोटिक हो गई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि ट्रिप्रेनोसोमाइसिस इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। तो ट्रिप्रेनोसोमा रोग कारक होता है। ट्रिप्रेनोसोमा किसका रोग कारक होता है? तो आपको याद है ना, मैंने कल परसों ही बताया था कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए,
न जाने कहाँ नींद खो गई। तो जिसको भी नींद नहीं आ रही है वो क्या करेगा, वो अफ्रीका जाएगा। अफ्रीका में जिसे ढूंढता हूँ मैं, हर घड़ी वो मिली मुझे नहीं है कहीं। किसको ढूंढने गए थे, ढूंढने गए थे सीसी फ्लाई को। किसको ढूंढने गए थे, सीसी फ्लाई को। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सीसी फ्लाई को। और ढूंढने अगर सीसी फ्लाई गए हैं, ढूंढने अगर सीसी फ्लाई गए हैं, सीसी फ्लाई नहीं मिली, और सीसी फ्लाई नहीं मिली तो फिर अफ्रीका नहीं जा रहे हो तो अमेरिका चले जाओ, वहां पर जाकर मिलेगी सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के अंदर क्या है, ट्रिप्रेनोसोमा। ट्रिप्रेनोसोमा फिर आप लोग ना उसे कहो कि बोले मुझे काट ले, ठीक है। फिर जैसे ही इसने काटा तो काटने के बाद में ये गया आपके ब्रेन के अंदर, कौन, ट्रिप्रेनोसोमा। और ब्रेन के अंदर जाकर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर जाएगा और फिर आपकी बॉडी को फंक्शनलेस करेगा, एनर्जी वीक कर देगा, आपको नींद ही नींद आएगी, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी के अंदर, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैडम रिवीजन करवा दो। किस चीज का रिवीजन करवाना है मुझे ये तो बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी अभी सेशन शेयर करना है, सेशन लाइक करना है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कालाजार डिजीज, कालाजार डिजीज जिसे डम 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 तो डम डम डिजीज भी कहते हैं, कालाजार डिजीज भी कहते हैं, लेशमानियोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेशमानियोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेशमानियोसिस भी कहते हैं। तो लेशमानियोसिस जो है वो किसके कारण बना है, लेशमानिया के कारण बना है। तो यह आप लोगों का जो है किसके कारण होता है, कालाजार लेशमानिया के कारण होता है। डमडम डिजीज भी कहते हैं, कालाजार रोग भी कहते हैं, लेशमानियोसिस भी कहते हैं। मलेरिया के लिए जो है वो महत्वपूर्ण दवा कुनेन, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कुनेन के बारे में ये बात की गई है। कुनेन जो कि आप लोगों की एंटीपायरेटिक थी। अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ एंटीपायरेटिक थी तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ज्वरनाशी थी। यह दवाई कैसी है बेटा, ज्वरनाशी है, एंटीपायरेटिक है। पहली चीज तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी है। ज्वरनाशी है, आपको कहां से मिलेगी, सिंकोना प्लांट की बार्क से मिलेगी, सिंकोना प्लांट की बार्क से मिलेगी। मैंने क्यू प्लांट के बारे में भी जिक्र किया था। क्यू प्लांट के अंदर टेक्सोल नाम का एक केमिकल होता है, और ये टेक्सोल नाम का केमिकल आपको कल परसों फ्राइडे की क्लास में बता रही थी कि जो है वो टेक्सोल जो है वो आपके कैंसर के लिए जो है वो प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को। किसके लिए, कैंसर के लिए प्रोटेक्ट करता है। और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई, ठीक है। ओम गुप्ता जी शेयर करना है भाई सेशन को, इतने कम बच्चों से कैसे काम चलेगा। सो हमने यहाँ पे कहा रेडेंट, रेडेंट से हम लोगों को वही फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो सकता है ना। अब जब हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो बताओ क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। ओके, आंसर कीजिए फटाफट से, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम। तो हाउ डज प्लाज्मोडियम जो है वो अटैक ह्यूमन, तो प्लाज्मोडियम जो है वो लीवर सेल पे भी अटैक करता है। और देखो अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, या तो आरबीसी ढूंढो और या फिर लीवर सेल देखो। तो लीवर सेल दे रखा है तो हम डेफिनेटली लीवर सेल आंसर कर देंगे। मैं फिर कह रही हूँ, या तो प्लाज्मोडियम के लिए आप लोग आरबीसी देखो। वैसे तो आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है मलेरिया के अंदर, अगर आरबीसी नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो तो या तो आरबीसी पे इफेक्ट डालता है और या फिर लीवर पे इफेक्ट डालता है। बनी सिंह जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। आपसे निवेदन है नम्र और विनम्र दोनों प्रकार से कि अब आप क्लास पे ध्यान दे लो ये कमेंट करने के बजाय, ठीक है। पीडीएफ नीरज बाय साइंस बाय नीरज मैम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ कैरीज एंड डिजीज इज करेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाहक या रोग का जोड़ा सही है। तो रोग का जोड़ा अगर सही है तो सैंड फ्लाई होगा, ग्रह मक्खी होगी, क्यूलेक्स होगा, पैरामीशियम होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ कैरीज द डिजीज इज करेक्ट, तो कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। तो पैरामीशियम अमीबियासिस है, पैरामीशियम कौन सा अमीबियासिस करता है, सैंड फ्लाई तो फाइलेरिया करेगा ना। फिर हम कह रहे हैं ग्रह मक्खी कॉलेरा, देखो सुनो,
फाइलेरियासिस जो होता है आप लोगों का, वो आपका क्यूलेक्स नाम की मादा मच्छर होती है, वो करती है भाई, जो दलदल के आसपास ही पाई जाती है ये भी। तो दलदल के अंदर क्यूलेक्स नाम की मादा मच्छर फिर रही है दलदल में। जैसे कि आप वो लगा रहे हो, धान का खेत लगा रहे हो, चावल आवल का खेत लगा रहे हो, तो वो क्यूलेक्स ना आसपास में दलदल के ऊपर, दलदल के अंदर नहीं है, वो दलदल के ऊपर ऐसे 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 तैर वो कर रही है, फ्लाई कर रही है। पैर आपके दलदल में धंसे हुए, आपके पैर पे काट लेगी। पैर पे काट लेने से फाइलेरिया आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, फाइलेरिया उसके काटने के कारण। अब वो वहां पे डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लंबा सा वर्म बन गया, फिर आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी, पाँव ये बड़ा 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 हो जाएगा। तो पाँव अगर ये बड़ा बड़ा हो गया तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, हाथी पाँव या फिल पाँव या फाइलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंट जो है टाइटिस, या तो एलिफेंटाइटिस कह दो, हाथी पाँव कह दो, फिल पाँव कह दो, फाइलेरियसिस कह दो। और क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण। आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती हैं, क्या ये व्हाट वी कैन से, ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्या ये फीमेल मॉस्किटो होती हैं या फिर मेल ही होती हैं, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद बनी सिंह जी, आपने प्रणाम कर दिया, बहुत बढ़िया। पर अब तो पढ़ लो दूसरा मैसेज भी, आंसर भी तो दे दो एक दो क्वेश्चंस के, तो मुझे लगे कि भाई हाँ आप पढ़ने आए हो, हैं। चलो, तो क्या हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, हियर वी कैन से कि भैया डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। हाउ इज फाइलेरिया ट्रांसमिटेड, तो फाइलेरिया रोग का जो संचरण है वो एसिड के द्वारा होता है। फाइलेरिया, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया था क्वेश्चन के अंदर, बताओ। निखिल पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। खुशबू विश्वकर्मा को मैसेज कर रहा है ये, इनको लगता है मुझे इतने बच्चों में पता नहीं लग रहा है, इनके बड़े बड़े मैसेज। कह रहा है ओके भाई पढ़ लो, मैं फाइलेरिया पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा अलग ही चल रहा होता है, हैं। तो फाइलेरियसिस किसके कारण हो रहा है, क्यूलेक्स के कारण। क्यूलेक्स क्या है, फीमेल मॉस्किटो। ये नहीं आ रहा तुमको, बताओ। और इनको करना है हेल्थ। दो जीका वायरस आ रहा, वापस आ रहा है। जीका वायरस अगर वापस आ रहा है ना, तो जीका किसके कारण होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एडीज एजिप्टाई जो है वो जीका के लिए होती है। कॉकरोच, तिल चट्टा, बेचारा जो तिल ही चाट रहा है उसको क्या ही डिजीज करेगा वो, है ना। तो ये वाली चीज भी ध्यान रखना है। तो तिल चट्टे से ऐसे कोई डिजीज हो नहीं रही है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रतिजैविक औषधियां पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नॉनेटम से प्राप्त की जाएगी। पेनिसिलियम नॉनेटम क्या है भाई, बताओ कि पेनिसिलियम नॉनेटम मैडम ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेनिसिलियम नॉनेटम की अगर मैं बात करती हूँ तो फंगस है क्या, बिल्कुल फंगस है ना। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको जो है वो बनाया था। किस्मत थी भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। कई बार ऐसा होता है ना, किस्मत भी साथ दे देती है। ये कर किसी बैक्टीरिया पे प्रैक्टिकल रहे थे अपनी पेट्री डिश में। जैसे ही अपनी पेट्री डिश में बैक्टीरिया पे डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे, कोई रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक दो दिन बाद में देखा कि अरे ये थोड़ी थोड़ी कोई फंगस बनने लगी है अपनी पेट्री डिश में। और उन्होंने देखा कि ये फंगस तो बढ़ गई है, और जैसे ही ये फंगस बढ़ रही है वैसे मेरे बैक्टीरिया जो है वो कम होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने रिसर्च की कि भाई साहब कोई ऐसी फंगस है जो बैक्टीरिया को खा गई, है ना। फिर वहां से निकला कि यार अच्छा ये तो बढ़िया है, फिर मतलब ये बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में, तो इस फंगस को भेज दो। फिर मैं ऐसा सोचती थी कि फंगस को तो भेज दिया, फंगस के कारण भी तो कोई रोग हो सकता है। तो जब उसको खाने को बैक्टीरिया मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे बैक्टीरिया खा लिए, तो वो आपस में भी मर जाएंगी फिर। तो ऐसा वाला आपके पास में जो है वो होता है। ओम जी, ये ओम फो नाम है इस बच्चे का, ये तब से मैसेज कर रहा है, मैडम आप बहुत सुंदर हो। बेटा अब मैं तब मानूंगी जब तू पूरे 24 घंटे तक हर शिफ्ट में मैसेज करेगा कि नीरज मैडम बड़ी सुंदर है, तभी मानूंगी मैं तो सुंदर हूँ, नहीं तो नहीं मानूंगी। पढ़ ले लाला, कुछ नहीं पढ़ा, ये मैडम अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, बदसूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर में जो प्रश्न आएंगे ना, वो तुम्हारे जीवन की सुंदरता को निरूपित करेंगे। तो कृपया करके आपसे नम्र निवेदन है कि पढ़ लीजिए, ठीक। टीसी, सीसी फ्लाई है ये एक्चुअली, है ना। तो सीसी फ्लाई जो है वो एक्चुअली क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस करती है, ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया, कॉलेरा और एलिफेंटाइटिस नहीं। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कॉलेरा जो है वो आप लोगों का सबको पता है कि कॉलेरा जो होता है वो आपका क्या करता है। कॉलेरा, कॉलेरा जो है वो आपका डिजीज कॉज करेगा, मतलब डाइजेशन और ये सब चीजें। और एलिफेंटाइटिस का पता ही है, जिसे हाथी पांव और फिलफार्म कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस वो बता ही दिया मैंने कि अब मुझे नींद ना आए,
है ना। तो अगला प्रश्न है कि फ्लैग किसके द्वारा होता है, तो फ्लैग जरूरी नहीं है चूहे के काटने से ही हो, ध्यान रखना है इस चीज को, फ्लैग जरूरी नहीं है कि चूहे के काटने से ही हो, तो फिर पिस्सू विस्सू जो होते हैं ना उन सब के काटने से भी जो है वो बेसिकली फ्लैग होता है। तो यहाँ पे बोला है रेड फ्लाई, ये रेड फ्लाई जो है ये शायद पिस्सू विस्सू की बात कर रहे हैं, तब तो देखो ये आंसर सही हो जाएगा, सही बात है ना। तो दोनों ही हैं, फ्लैग तो चूहे के काटने से होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ थी, ऑप्शन में गड़बड़ थी, है ना। चूहों के काटने से होता है, पिस्सू विस्सू के काटने से भी हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कालाजार रोग जिसे डमडम डिजीज कह रहे हैं, तो डमडम डिजीज जो है वो आपके घरेलू मक्खी के कारण डेफिनेटली नहीं होता, ये आपका होता है सैंड फ्लाई के कारण। हिंदी में इसे कहते हैं बालू मक्खी। क्या कहते हैं बेटा, बालू मक्खी। ठीक है, तो आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हो विकास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर दिन दोपहर 2 बजे ये सेशन होता है। कल का टॉपिक आपको क्या पढ़ना है मुझे ये भी मैसेज करना कि आप कल जो है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, खटमल हो गया, खटमल बेड बग्स होती हैं, हाँ। चलो अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासाइट ऑफ कालाजार। कालाजार जिसे डमडम डिजीज कहा, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि डमडम डिजीज कह दो, कालाजार डिजीज कह दो, लेशमानियासिस कह दो, और लेशमानियासिस लेशमानिया के कारण होता है। ढूंढो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ढूंढ लो और फिर आंसर कर दो। तो दिख रहा है ना हमको लेशमानिया डोनोवानी, तो लेशमानिया डोनोवानी के कारण आप लोगों का डमडम डिजीज होता है। राधे राधे, नमस्कारम, प्रणाम। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि मैम मैं अभी एलकेजी में हूँ। बेटा एलकेजी में आप तो बहुत लेट हो गए, आपको तो बिल्कुल जब आप मदर वूम में थे, जब आप मतलब जब आप जायगॉट थे, आपको तब से ही तैयारी कर देनी चाहिए थी जो है वो रेलवे की, है ना। चलिए समझ आ रहा है, आप तो बहुत लेट हो गए अगर आप एलकेजी से तैयारी कर रहे हो तो। आप जिस दिन जायगॉट बने थे ना बस उसी दिन से आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए थी। बहुत लेट हो गया बेटा, अब तो कैसे ही सिलेक्शन होगा। हाँ मिक्स है, बिल्कुल मिक्स है पायल जी, बिल्कुल मिक्स है। आज तो खैर डिजीज वाले क्वेश्चन है, डिजीज हो गया, वैक्सीन हो गया, है ना, यही वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बीसीजी, बीसीजी का मतलब बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरेन होता है। बैसिलस कल्चर ग्रोथ, ऑब्वियस नहीं, कल्चर ग्रोथ तो नहीं होगा। कैलकुलेटिंग ग्रोथ भी नहीं होता है, ग्रोथ होता ही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे बैसिलस जो है वो कैलिमिटी ग्यूरेन इसे हम कहते हैं। किसका वैक्सीन है ये, तो आपको ध्यान रखना है बीसीजी जो है वो टीबी का वैक्सीन है, जिसे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस कहते हैं। बैसिलस से बी आया है ना कि टीवी। मैं भी तुम्हारी एज में थी ना तब मैं टीवी टीवी करती थी, मैंने कहा टीवी से कौन सी डिजीज हो रही है जो टीवी डिजीज है। पढ़ने लगी तब समझ आया भैया ये तो टीबी है, बी है, बी, टीवी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस है, छड़ाकार बैक्टीरिया होता है इसका। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, कह दो। तो बैसिलस बचपन से पैदा होने के बाद पहली वैक्सीन यही लग रही है, फिर तो उसके बाद में डीपीटी भी लग जाती है ना। तो ये वाली चीज भी हमको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, चलो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है डेफिशिएंसी ऑफ विच रिजल्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हमेशा जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा, उसके अलावा कोई ऐसा रीजन नहीं है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, फिर हो सकती है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी किसी भी वजह से हो जाए, वो बात अलग है, फिर वो बात अलग है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी फिर चाहे किसी भी चीज से हो जाए, है ना। पर नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी भी इसे कहते हैं। अगर आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी को सही कर लेते हो तो आपको रतौंधी से बचाया जा सकता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी, ऑब्वियस है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट वैक्सीन दी थी, पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी चिकन पॉक्स के जो है लिए, है ना। बताओ देखें, तो मीजल्स के लिए, खोलेरा के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, बताओ देखिए फटाफट से। थैंक यू बनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैसेज पढ़ लिया आपका, कॉपी पेस्ट मत करो भगवान की कृपा से। चलो 12th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्यों यार, 10th में ही सोच लिया करो तुम्हें क्या सब्जेक्ट चाहिए और फिर उस सब्जेक्ट पे फोकस किया करो। 12th के बाद तो हम रियलाइज करेंगे, 12th के बाद तो आप डिपेंड करो, सोचो कि आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, आपको कोई टेक्निकल फील्ड में जाना है या फिर अपना पैशन फॉलो करना है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना ये भी, स्मॉल पॉक्स जो कि अब डेफिनेटली भारत मुक्त भी हो चुका है, 1979 के अंदर इसके मुक्त उन्मूलन के लिए चीजें जो है वो चलनी लगी थी।
चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है पीलिया। पीलिया इज अ जॉन्डिस, और जॉन्डिस आपके लीवर के अंदर जो है वो खराबी के कारण होता है, और जॉन्डिस जो है वो पीलिया जो है वो किसके कारण होगा? लीवर खराब कर रहा है तो डेफिनेटली वायरस के कारण होगा। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है।